हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो आवर सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी पीसीएस प्राइमरी परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी के क्रम में हम आज एक बार फिर मूल अधिकारों की क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों, मूल अधिकारों की क्लास वैसे पहले भी डाली जा चुकी है, लेकिन कुछ कमी रहने की वजह से, कुछ त्रुटियाँ रहने की वजह से इस पर दोबारा डिस्कस करेंगे हम, और थोड़ा डिटेल भी जानेंगे। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और कोई सुझाव हो तो सुझाव देने की कृपा करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। भाग 3, संविधान का भाग 3 बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह एक वैसे नकारात्मकता को दर्शाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे 6 भागों में बांटा गया है, जो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। इसका मतलब ये है, जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं या उनका से मूल अधिकारों से जो असंगत हैं या उनको जो छोटे करती हैं, कम करती हैं, उन विधियों को संविधान उन मात्रा तक शून्य माना जाएगा जो वो हमारे संविधान को से असंगत हैं, उनको शून्य माना जाएगा। यह है इसका मतलब। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष क्षमता। विधि के समक्ष क्षमता जो अनुच्छेद 14 है वो विदेशियों को भी मिला है। इसकी जो भाषा है, इसका जो मतलब है वो है, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्षमता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब यह विदेशियों को मिला है, सभी को विधि के समक्ष समान मानता है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। मतलब सब क्लोज 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, पूर्णतः भागतर राज्य निधि से पोषित साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघरों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों के लिए के उपयोग के संबंध में किसी नियोग्यता, दायित्व, निर्बंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब यह है कि राज्य किसी भी नागरिक को जो भी सार्वजनिक जगह हैं, होटल हैं, मनोरंजन के साधन हैं या राज्य निधि से पोषित हैं, कहीं भी किसी को रोका नहीं जाएगा। सभी के लिए वो खुले हैं। इसका मतलब ये है। अब आते हैं अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। क्लोज फर्स्ट राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब यह है कि राज्य के अधीन कोई भी पद है, कोई भी नियोजन या नियुक्ति है, वो सभी नागरिकों के लिए समान हैं। इनमें भी ना तो कोई विभेद किया जाएगा, ना ही उन्हें निकाला जा सकता है। और लेकिन राज्य अगर चाहे तो आरक्षण के बारे में विधि बना सकता है। ये थोड़ी थोड़ी डिटेल हम पढ़ते चलेंगे। मेंस में पूरी तरह से हम डिटेल पढ़ेंगे। मेंस में जब मेंस की क्लास हम करेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट को पूरी तरह से क्लियर करते चलेंगे। अब आता है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन।
अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपज किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में छुआछूत अपराध मानी जाएगी और उसे विधि के अनुसार दंड दिया जाएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। राज्य सेना विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब कोई भी आदमी, कोई भी जो भारत का नागरिक है वो कोई विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा और राष्ट्रपति के सहमति के बिना कोई भी विदेशों से कोई भी डिग्री या मतलब कोई भी जैसे डॉक्टरेट, मतलब जैसे पहले उपाधियाँ दी जाती थी वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, जैसे सेना विद्या संबंधी डॉक्टर, MBBS इंजीनियर के लिए तो हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयक अधिकारों का संरक्षण। इसमें 6 अधिकारों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की सुरक्षा है। वाक एवं व्यक्ति मतलब आदमी गरिमा में रहते हुए कुछ भी बोल सकता है, प्रचार कर सकता है और अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। सब क्लॉज 2 शांतिपूर्ण और न्यायोचित सम्मेलन। कोई भी व्यक्ति अनुमति लेकर शांतिपूर्ण और न्यायोचित सम्मेलन कर सकता है। मतलब कोई भी युद्ध की उसमें वो ना हो, कोई योजना ना हो, वो सम्मेलन कहीं भी कर सकता है अनुमति लेकर। सब क्लॉज 3 संगम या संघ, संगम या संघ या सहकारी समिति। कोई भी आदमी संघ बना सकता है और सहकारी समिति भी बना सकता है। सब क्लॉज 3 हो गया। सब क्लॉज 4 आबाद संचरण, वो कहीं भी आ जा सकता है, पूरी इंडिया में उसे आज़ादी है। सब क्लॉज 5 निवास, कहीं भी बस सकता है, कहीं भी रह सकता है अपने हिसाब से। और सब क्लॉज 6 वृत्ति या कारोबार करने का अधिकार, इसे 93वां संविधान संशोधन 2005 में से हटा दिया गया है। अब इसे 301 का विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार है, वो आगे देखेंगे उनसे। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। किसी एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि किसी आदमी ने जिस समय वो अपराध किया उस समय उसके लिए दंड कितना था, उसी के अनुसार उसे दंड मिलेगा। दूसरी बात, वो अपने लिए साक्षी नहीं बनेगा, गवाह नहीं बन सकता किसी और के लिए, और एक ही अपराध के लिए केवल एक ही बार सज़ा मिलेगी, उससे अधिक नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला आता है अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। वैसे इसका सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है, इसे हम मेंस में बहुत अच्छे डिटेल से समझेंगे। फिलहाल के लिए इसे थोड़ा इसे ही रहने दीजिए। अनुच्छेद 21 का कै शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसे जो बेसिक शिक्षा है उसके लिए दिया गया था इसे। शिक्षा का अधिकार राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 2 है, ये 5 नहीं है, इसे थोड़ा करेक्शन कर लेना इसमें, ये 2 ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है,
ना कि 2005। इसके लिए सॉरी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि विषय से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब किसी व्यक्ति को जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे उसके कारणों से बिल्कुल यथाशीघ्र ही उसे बताया जाएगा कि आपको किस कारण से हमने गिरफ्तार किया है, और वो अपनी मर्जी के वकील से जो विधि व्यवसायी है उससे वो सलाह ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उस अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। मतलब इसका क्या है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसे जिस टाइम वो गिरफ्तार किया गया है और उसके 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर। अगर बीच में संडे पड़ रहा है, रविवार पड़ रहा है, तो उसे छोड़ दिया जाएगा, संडे को छोड़ दिया जाएगा और 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाएगा हर हालत में। क्लॉज 3 खंड फर्स्ट और खंड सेकंड की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देश से है, जो दूसरे देश का है, ये बातें उसको लागू नहीं होंगी। या निवारक निरोध उत्पन्न करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। मतलब जो उसे एक जो निरोध से संरक्षण में 3 माह के बिना मतलब शंका के तौर पर रखा गया है, तो इसे इसके अधीन नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। जो हमारा था विधि के समक्ष क्षमता, जो अनुच्छेद हमारे वे 14, 15, 16, 17 और 18 हैं। दूसरा था हमें स्वतंत्र अधिकार, इसमें 5 अनुच्छेद हैं, 19 और 20, 21 का कै और 22। आगे आता है हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब किसी भी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जाएगा और कच्ची उम्र में कोई भी उससे काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी ने परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अब आता है 4 चौथा जो हमारा मौलिक अधिकार है, जिसके अंदर आते हैं 4 अनुच्छेद आते हैं, 25, 26, 27 और 28। ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी आदमी किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, मान सकता है, ग्रहण कर सकता है और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपने प्रबंधन कर सकता है। लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संप्रदाय या उसके हितों उसके किसी अनुभाग को वो पोषण कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है, प्रशासन कर सकता है, पूरी आज़ादी है उसे। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी कोई विशेष धर्म है तो वो कर भी लगा सकता है। किसी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके
आगम किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप में विनियोजित किए जाते हैं। बाध्य नहीं किया जा सकता है किसी को भी। अनुच्छेद आता है हमारा 28। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कोई किसी भी आदमी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जा सकता, उसकी इच्छा होती है बुलाने के लिए। कोई जाना चाहे तो जा सकता है, वरना कोई बाध्य नहीं किया जा सकता। यह है। अब आता है हमारा पांचवा पार्ट, जो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार है। इसमें दो अनुच्छेद हैं। उनतीस और 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक हैं उनके जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण की बात की गई है इसमें। अनुच्छेद 30। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं और उनका रखरखाव कर सकते हैं। ये उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 31 का 1। संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 का बी। कुछ अधिनियमों या विनियमों का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 31 का सी। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अब आता है नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। इसमें रिट है, जो हमारी रिट है, 5 प्रकार की रिट है हमारी। रिटों के नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको, डिटेल पढ़ेंगे हम बाद में। अनुच्छेद 32। रिट हमारी बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट। ये रिट है, इनके बारे में इसमें दिया गया है और कोई भी व्यक्ति न्यायालय जाकर इनसे अपने अधिकारों को मांग कर सकता है। डिटेल में पढ़ेंगे इसे हम मेंस में। अनुच्छेद 33। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू करने और रूपांतर करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। तो दोस्तों ये 12 से 35 तक हमारे अनुच्छेद जो हैं ये मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। हमने यहाँ तक इन्हें पढ़ा और समझा, काफ़ी कुछ समझा और अच्छे से डिटेल हम मेंस में पढ़ेंगे इनकी, जो हमें आंसर राइटिंग में काम करेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।